हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने 27 तक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करवा दिए। अब देखो आगे 28। श्री कृष्ण मोहन एक प्राइवेट जो महाविद्यालय है उसमें क्या है, एक लेक्चरर हैं और 2021-22 की उनकी क्या दे रखी है, इनकम की डिटेल दे रखी है, जिसके अंदर क्या है, जो बेसिक पे उसको मिलती है 15,000 रुपये पर मंथ, महंगाई भत्ता मिलता है 12,000 पर मंथ दे रखा है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है ये 2400 और HRA मिल रहा है उसको 3,000 रुपये पर मंथ। अब देखो उसको रेमुनरेशन की जो सैलरी मिल रही है वो एग्जामिनर के रूप में उसको रेमुनरेशन मिला 1,000 रुपये। ये पॉइंट मैंने तब भी बताया था। अगर उसके किसी टीचर को या फिर कोई भी व्यक्ति होगा उसके अगर उसके कर्तव्य पालन में ऐसा कोई कार्य नहीं आता कि उसके लिए करना जरूरी है, लेकिन वो फिर भी करता है और उसके बदले में कोई इनकम मिलती है, तो वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में जाएगी। तो जो एग्जामिनर के रूप में इसने जो पैसे कमाए हैं वो कहाँ टैक्सेबल होंगे, अदर सोर्सेज में। इसके बाद देखो ये वैधानिक प्रोविडेंट फंड का सदस्य है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कितना भी पैसा खुद जमा करवाए और कितना भी इसका एम्प्लॉयर करवाए वो हमेशा क्या होता है, टैक्स फ्री। ये फर्स्ट वाला है, 4 टाइप के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उसमें से ये फर्स्ट वाला है। वैसे भी जो कंट्रीब्यूशन है 8% ही है। इसके बाद है प्रीवियस ईयर में उसने टीचिंग के लिए कुछ बुक परचेज की जिस पे 2,000 रुपये खर्च किए और महाविद्यालय ने कार्य हेतु से स्कूटर का प्रयोग किया जो उसका खुद का था, तो इन खर्चों की कोई छूट नहीं मिलेगी। वह किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया 5,000 रुपये पर मंथ है, तो HRA में काउंट होगा ये। महाविद्यालय द्वारा आयोजित है कोई सेमिनार में भाग लेने हेतु उसको भेजा गया है जिसके लिए 2,000 रुपये खर्च किए गए हैं। अब कॉलेज ने उसको भेजा है और जो भेजा है उसको तो कॉलेज के काम के लिए भेजा गया, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए भेजा गया है, तो ये जो पैसा है इसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, इसका भी ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके जो सैलरी हम निकालेंगे, टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो बेसिक जो सैलरी है 1,80,000 रुपये क्योंकि 15,000 मिल रही है। इसके बाद 12,000 पर मंथ महंगाई भत्ता मिल रहा है, DA लिख दिया। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, टैक्सेबल होता है, ये 2,400 रुपये दे रखा है। HRA निकाल के देख लेना, HRA जितना मिल रहा है ना वही सबसे कम अमाउंट है, इसलिए जितना मिल रहा है उसी की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे नील आया है। तो ग्रोस सैलरी जो बनेगी 3,26,400, अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं तो 2,76,400 रुपये क्या मिल जाएगी इसकी टैक्सेबल सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर एक्स जो नेपाल सरकार से रिटायर्ड एक कर्मचारी है। तो ध्यान रखना ये इंडिया का नहीं है, नेपाल की सरकार से रिटायर्ड होकर मेरठ में इंडिया में एक निजी फर्म में इसने अपनी सेवाएं दी हैं जिसके बदले में इसको क्या क्या इनकम मिली है, सैलरी मिली है, उसे 1 माह का वेतन नेपाल में प्राप्त किया। अब ये पेंशन नहीं है, रिटायर्ड है, वहाँ पे जो फर्म में काम करता है वहाँ पे इसको सैलरी मिली है, तो ये टैक्सेबल होगी इंडिया में। 1 महीने का वेतन बेशक से नेपाल में मिला हो लेकिन अराइज इन इंडिया मान के टोटली ये इंडिया में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। योजना भत्ता प्लानिंग अलाउंस है, टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल होता है। जो मनोरंजन भत्ता है ये सरकारी कर्मचारी इंडिया का नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। यात्रा भत्ता दौरे के लिए भत्ता मिला है, ये टूर के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद है नेपाल सरकार से पेंशन है, वहीं प्राप्त की वहीं बैंक में जमा कर दी, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, तो कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे। उसे रहने के लिए रेंट फ्री हाउस दे रखा है जिसके लिए उसका एम्प्लॉयर है 5,000 रुपये पर मंथ पे करता है, लेकिन उसकी सैलरी से 1,000 रुपये काटे जाते हैं। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य, इसका कुछ नहीं करना। गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से अगर विड्रॉ करते हैं पैसा तब तो टैक्सेबल होगा, अगर विड्रॉ नहीं करते तब नहीं होगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जब हम इसकी इनकम निकालेंगे तो देखो सैलरी दे रखी है, सैलरी टैक्सेबल होगी पूरी 15,000 रुपये पर मंथ है, 180 होगी। प्लानिंग अलाउंस टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी हम निकाल लेंगे। वही एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है, लिखा हुआ एम्प्लॉयर 5,000 रुपये पर मंथ पे करता है, पूरे साल का कितना बन गया ये 60,000 रुपये। 15% इसकी सैलरी का जब हम करेंगे तो ये सारे जो टैक्सेबल अलाउंसेज है ना, बेसिक पे के अलावा सारे टैक्सेबल अलाउंसेस सैलरी के मीनिंग में काउंट होंगे, जो अमाउंट बन जाएगा 2,10,000 रुपये, जिसका हम 15% करेंगे। दोनों में जो कम है 31,000
500, 31,500 में फर्नीचर भी दे रखा है साथ में। देखो फर्नीचर दिया हुआ है 40,000 रुपये की लागत का, तो इसका 10% ऐड हम कर देंगे, 4,000 रुपये ये ऐड हो जाएंगे। इससे जो चार्ज किया उसको माइनस कर देंगे, तो 23,500 रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी है वो निकल जाएगी। तो टोटल करेंगे, ग्रॉस सैलरी निकल गई और टैक्सेबल सैलरी निकल गई 1,83,500। नेक्स्ट देखो 30, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक्स की दे रखी है सैलरी। इसमें क्या दिया हुआ है, मूल वेतन है, महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता है, पहाड़ी क्षेत्रीय स्थितिपूरक भत्ता। ये जो अलाउंसेज हैं, हिल एरिया अलाउंस है, ट्राइबल अलाउंस है, सबकी अलग अलग अमाउंट होती है। जो क्वेश्चंस में आए वो याद कर लेना बस, जैसे आप जो एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल करो। अपेंडिक्स में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट याद नहीं रहेगा। इसका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी क्या है, वैधानिक है, तो ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। नियोक्ता का अंशदान है, एग्जेम्प्ट रहेगा। मकान किराया भत्ता, इसकी कैलकुलेशन करनी है प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज है। अब जब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वैधानिक में, स्टैट्यूटरी जो टैक्स फ्री होता है, तो उसका ब्याज भी फ्री रहेगा। आगे दिया हुआ है एक्स उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग में अधिकारी है। इसका मतलब अब पता चल गया कि ये यूपी की गवर्नमेंट का अधिकारी है, तो ये सरकारी कर्मचारी है। इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और ये कहाँ रोजगार है इसका, समुद्र तल से दिया हुआ, इतनी ऊंचाई पर रहता है। और मकान किराए भत्ते के ये 12,500 रुपये क्या करता है, चुकाता है। तो हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक पे ले लेंगे, डीए ले लेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार मैंने लिख दिया 3,600 रुपये तो मिल रहा है। मैक्सिमम लिमिट होती है 5,000 की, और 20% हम बेसिक पे का लेते हैं। तो तीनों में कम कितना बनेगा, यही अमाउंट बनेगा 3,600। तो या ये मैंने यहाँ पे नीचे छूट दे दी, या तो यहाँ पे छूट दे दो इसकी पूरे अमाउंट की, या फिर पहले ही निकाल लो, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है, पहले ही निकाल लेंगे। तो वही 3 पॉइंट हमें लगाने हैं। सबसे पहले जितना मिला है, इसके बाद मैक्सिमम लिमिट 5,000 है, और बेसिक पे का सैलरी का 20%, तो यही अमाउंट कमाएगा, पूरा का पूरा नील हो जाएगा ये। इसके बाद हिल एरिया अलाउंस देखो, हिल एरिया अलाउंस मिला कितना, 5400, छूट मिलती है 300 रुपये पर मंथ की, तो 300 रुपये पर मंथ की हम छूट दे देंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राइबल एरिया मिले कितने, 4200, छूट मिलती है 200 रुपये पर मंथ। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने की, हिल एरिया की जो छूट है वो 300 रुपये है, ट्राइबल की कितनी है, 200 रुपये। जो HRA का पॉइंट है ना, यहाँ पे HRA कितनी बार निकाल के बता लिया, सेम उसी तरीके से निकलेगा। वही 3 पॉइंट्स की कैलकुलेशन करने के बाद 30,000 रुपये क्या होंगे, टैक्सेबल। तो जो यहाँ पे मैंने 3,600 रुपये जो ये ऐड किए थे, इसकी पूरे के पूरे की छूट दे दिया, तो ऐसे छूट दे दो, नहीं तो सीधा यहाँ पे क्या लिख दो, नील लिख दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, तो टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगी 7,27,600 रुपये। नेक्स्ट देखो, अतुल आगरा के जिला न्यायाधीश हैं, वह एक सुसज्जित बंगले में रहते हैं, सरकार ने किराए से मुफ्त दिया, मतलब ये भी सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी तो सरकार ने दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो क्या देखेंगे, एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार 1,000 रुपये प्रति माह किराया, तो पूरे साल का 12 बन जाएगा। उचित किराया कितना भी हो, डजन मैटर, हमें सिर्फ क्या देखना है, सरकार के नियमों के अनुसार क्या है, 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर मिला, 10% इसको ऐड कर देंगे। महंगाई मनोरंजन भत्ता मिल रहा है, इसकी भी छूट मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, सरकारी कर्मचारी, 10% महंगाई भत्ता। तो सिंपल सा है, सैलरी हम ले लेंगे, डीए ले लेंगे, दोनों चीज़ें। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे कितना लिखा मैंने, 1,000 रुपये लिखा है। तो ये कैलकुलेट जब हम करेंगे ना, ये कितना बनेगा, पूरा 6,000 बन जाएगा पूरे साल का। 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, ये 6,000 बनेगा। मैक्सिमम जो लिमिट है 5 की है। 20% सैलरी है वो तो ज़्यादा ही बढ़ेगी, 20% करेंगे जो बेसिक पे का, तो तीनों में कम 5,000 मिल 6 रहे हैं, तो 1,000 रुपये सीधे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, टैक्सेबल। अब नीचे छूट देने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही निकाल के लिख दिया, जैसे मैंने ये यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है, देखो अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट और 20% ऑफ बेसिक पे। इसके बाद रेंट फ्री हाउस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग कितना, 12,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये पर मंथ है। 10% फर्नीचर को ऐड करेंगे 2,000, तो 14,000 रुपये रेंट फ्री हाउस की निकल गई। तो टैक्सेबल सैलरी निकल गई 8,23,000 रुपये। नेक्स्ट देखो, जो 32 जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में ना कुछ मिस्टेक है,
इसका जो आंसर दिया हुआ वो गलत है। देखो इसमें क्या है, गत वर्ष में श्यामलाल एक कार्यालय में 18,000 रुपये पर मंथ पे कर्मचारी था। वो गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य था उस टाइम पे। तो ये बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्स फ्री होता है जब कंट्रीब्यूट होता है इसके अंदर अमाउंट। इसके बाद उसने 1 अगस्त 2021 को इस जॉब से त्यागपत्र दे दिया, मतलब कि 4 महीने ही ये सर्विस की और उसी दिन 20,000 रुपये पर मंथ पे दूसरी जॉब उसने ज्वाइन कर ली। फिर गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का जो सदस्य था वहाँ से उसको मिले हैं 80,000 रुपये। जब पैसा जमा होता है तब कोई कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन जब पैसा मिलता है हम तब देखते हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड का ब्याज भी है 20,000, 80 में 20,000 ब्याज भी है, जिसकी आधी राशि तो नियोक्ता का अंशदान है और उस पर ब्याज है। तो खुद की सैलरी पे तो टैक्स तब वो दे ही चुका है जब उसने जमा करवाए थे। अब सिर्फ हमें किसकी देखनी है, नियोक्ता का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो नियोक्ता का इसके अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आधा कॉन्ट्रीब्यूशन खुद का आधा उसका। तो 80 में से 40,000 तो खुद ने दिए हैं, 40,000 उसके मालिक ने दिए। तो 40 अब टैक्सेबल करेंगे जब उसको मिले हैं, सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे। अब जो उसको नए जब वो कंपनी में लगा है दोबारा से, वहाँ पे जो 15% है वो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान करता है, लेकिन वो खुद करता है डजन मैटर, लेकिन उसका जो नियोक्ता करता है वो 20,080। तो पहले हम ये देखेंगे उसकी सैलरी का जो 12% कितना बनेगा। अगर 12% से 20,080 ज़्यादा निकले तो जितना भी ज़्यादा होगा अमाउंट वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दूसरे नियोक्ता ने उसको ऐसे कस्बे में मकान दिया रहने के लिए जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से क्या है, कम है। तो यहाँ पे 10 लाख से कम है तो सैलरी का 7.5% लेंगे। तो देखो इसकी सैलरी 2 जगह पे बनेगी। 4 महीने तो इसने एक जगह काम किया है, 8 महीने दूसरी जगह पे काम किया। तो यहाँ पे बनेगी 72,000, इस पे बनेगी 1,60,000। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा मिला है उसका 40,000 टैक्सेबल होगा। 50% क्यों होगा, क्योंकि उसके मालिक ने इतना कंट्रीब्यूट किया था। तो मिलता है जब पैसा, खुद का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है, खुद के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज है वो अदर सोर्सेज में जाएगा। हम सैलरी हेड की इनकम निकाल रहे हैं तो वो 40,000 रुपये मालिक वाले यहाँ पे टैक्सेबल होंगे। रेंट फ्री हाउस की निकाल लेंगे। रेंट फ्री हाउस में हम क्या लेंगे, जो ये सैलरी है, क्योंकि दूसरे वाले नियोक्ता ने ही इसको रहने के लिए सुविधा दे रखी है। 1,60,000 का जब हम कितने परसेंट लेंगे, 7.5%, तो वो निकलेगा कितना, 8,000 रुपये। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 12% से ज़्यादा, क्योंकि वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे 20,800 कर रहा है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12% की सैलरी के ऊपर तो वो अमाउंट कम निकलेगा। 1,600 रुपये एक्स्ट्रा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको टैक्सेबल कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल सैलरी 2,31,600 निकलेगी। लेकिन यहाँ पे ना मिस्टेक है, इन्होंने दे रखी है 2,35,600, 2,31,000, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो ये रेंट फ्री हाउस है ना ये पूरा 12,000 दिखा रखा है, ये 8,000 इसलिए होगा। रेंट फ्री हाउस में हम क्या लेंगे, 1,60,000 का कितने परसेंट, 7.5%, क्योंकि दूसरे वाला मालिक है वो यही सैलरी दे रहा है और कुछ इसके अंदर है नहीं। लेकिन वो कितने दिन रहा, 8 महीने तो मकान में रहा है, तो हम 8 महीने की निकालेंगे, 12 के 12 महीने की नहीं निकालेंगे, इसलिए 8,000 आएगा। तो इनका जो आंसर है इन्होंने किसके हिसाब से दे रखा, 12 महीने। 12 महीने वो मकान में रहा ही नहीं, तो हम 8 महीने की लेंगे तो आंसर ये आएगा 2,31,600। इसके बाद जो क्वेश्चन है 33 में कोई भी नया पॉइंट नहीं है, जो मैं कई बार करवा चुकी हूँ पॉइंट। एक पॉइंट है ये देखो, एडोनमेंट पॉलिसी के 10,000 रुपये मिले हैं। ये पॉइंट किसी भी प्रोविज़न में नहीं आया जब मैंने टैक्स के प्रोविज़न करवाए थे। कैपिटल रिसिप्ट होती है ये, और सैलरी हेड में इसका कुछ नहीं करना। जो 34 है उसके अंदर क्या है, जैसे लंच वाला पॉइंट है जो अभी तक शायद 1-2 क्वेश्चन में आया होगा। लंच वाले में क्या होता है कि जो 50 रुपये पर डाइट है ना वो फ्री होती है। तो 200 दिन उसने कार्य दिवस में मुफ्त लंच किया, तो 200 दिन का अगर हम निकालने लग जाएं तो कितना बनेगा, 10,000 रुपये। और खर्चा कितना आ रहा है, 12, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है कंपनी का, तो 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। और इसके अंदर भी कोई भी नया पॉइंट नहीं है, सेम ऐसे ही है जो वो 35 है। 35 में जैसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन दिया, 20,000 तक का लोन वैसे ही फ्री होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन है आप लोग खुद करोगे, इनमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। 33, 34 और 35 सारे पॉइंट हैं, बहुत बार एक्सप्लेन हो चुके हैं पीछे। 36 देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, 36 में
31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष की कैलकुलेशन करनी है हमें। एक व्यक्ति है, उसने पहले एक्स लिमिटेड में काम किया, फिर वो आर लिमिटेड में काम करता है। एक्स लिमिटेड में किया उसने 30 सितंबर 2021 तक, प्रीवियस ईयर में, और नई कंपनी में फिर उसने ज्वाइन किया है 1 दिसंबर 2021 से। इसका मतलब बीच में क्या है, गैप आया है, मतलब बीच में उसने जॉब ही नहीं की, पैसा ही नहीं कमाया। जब पैसा ही नहीं कमाया तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हम एक्स लिमिटेड का निकाल लेते हैं। सैलरी कितनी दे रखी है, 20,000। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीने बनेंगे, जिसमें उसको ये बेसिक पे मिली है और ये महंगाई भत्ता और कुछ नहीं दिया इस कंपनी ने। तो लिख देंगे सैलरी 6 महीने की है 20,000 पर मंथ, डीए है 1600 रुपये। तो जो टोटल सैलरी यहाँ से निकली वो 1,29,600 रुपये। इसके बाद आर लिमिटेड है जो, वहाँ पे 1 दिसंबर से काम शुरू किया 25,000 पर मंथ। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने ही इसने क्या की है, वहाँ पे सर्विस की है। तो 4 महीने की हम 25,000 के हिसाब से सैलरी ले लेंगे और डीए ले लेंगे। इसके बाद क्या बोल रखे हैं कि उसको 500 रुपये क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। ये कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी तो है नहीं जिसको छूट मिलेगी, सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी मिल रहा है। इसको 4 महीने मिला है, पैसा कितना मिल रहा है, 500 रुपये, तो 2,000 रुपये ये हो जाएंगे। बोनस जो मिल रहा है, वेतन और महंगाई भत्ते, इन दोनों का 10% मिला है यहाँ पे। इन दोनों का 10% अगर हम करें, इस कंपनी ने, आर लिमिटेड ने, सैलरी 1 लाख, और जो डीए है, ये जो डीए है वो कितना है, 10,000 रुपये। तो 1,10,000 होगा, बोनस उसका 10% 11,000 रुपये हो जाएगा। 1,10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 11,000 रुपये। तो इस कंपनी से ये, इसको अमाउंट मिल रहा है, इससे ये, तो ग्रोस सैलरी 2,52,600 निकल जाएगी। और कोई भी सुविधा नहीं दी उसने इस साल। 6 और 4 10 महीने काम किया, 12 महीने काम नहीं किया है। इसके बाद जो 37 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ही करना है। उसके अंदर भी कोई एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कोई नया हो और जो अभी तक रिपीट ना हुआ हो। तो इस वीडियो में 37 तक के जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर लेना।